फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लोगों ने CDP की क्लास कल की थी। आज आगे की क्लास हम लोग को करनी है, लेकिन आज के क्लास में मैं आपके लिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेके आया हूं, जिससे आपको पता लगे कि आप जो पढ़ रहे हैं वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है कि नहीं है। तो आप आज के वीडियो में मेरे साथ देखेंगे कि मैंने जो भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड यूपी टेट और सीटेट वगैरह में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ चुनिंदा क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, बाकी आप प्रीवियस ईयर के सेट्स जब सॉल्व करेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो पहले हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आज का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, ठीक है। और इसी तरह हम अपने क्रैश कोर्स को आगे बढ़ाते जाएंगे, और जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा वीडियोज़ अपलोड होती रहेंगी, आप लोग देखते रहिए और शेयर करते रहिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान प्रारंभ में किस विषय का अंग था। तो याद कीजिए, मैंने अपने पहले वीडियो में जो पहली क्लास कल हुई थी उसमें मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया था कि मनोविज्ञान का अर्थ पहले क्या था, अब क्या है, मनोविज्ञान पहले किसका पार्ट था और इसमें शिक्षा किस प्रकार से ऐड हुई। तो इसका आंसर क्या होगा, दर्शन शास्त्र। पहले जो मनोविज्ञान था वो हमारा दर्शन शास्त्र या फिलॉसफी का पार्ट था। क्लास के सबसे पहले मैंने यही बताया था आपको स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, यूपी टेट में 2 फरवरी 2016 को जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया है क्वेश्चन कि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा या फिर बाल केंद्रित शिक्षा। तो मैंने आपको बताया था कि यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, आपको पूरा फोकस बच्चे पे करना है। अगर आपका बच्चा सही सलामत बच गया तो पूरा पेपर आपका निकल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बाल केंद्रित शिक्षा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है, ठीक है। तो ये देखिए, फरवरी 2014 के यूपी टेट सेकंड पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था कि बाल मनोविज्ञान में मेन फोकस किस पे किया जाता है, बच्चे पे किया जाता है। ना आपका टीचर पे फोकस होगा ना अभिभावक पे, मेन फोकस जो आपका होगा वो बच्चे पे होगा, ठीक है। तो यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है उसमें मेन फोकस आपका बच्चे पे होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर चेतना का, यह कथन किसका है। तो देखिए, ये यूपी टेट 2016 में क्वेश्चन पूछा गया और कल मैंने पढ़ाते हुए आपको बताया था कि ये कथन वुडवर्थ का है। तो यूपी टेट के एग्ज़ाम के लिए आपको ये कथन और परिभाषाएं भी थोड़ा सा याद रखनी है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये कथन किसका है, वुडवर्थ का, कल मैंने आपको बताया था क्लास में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे आप संतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, या इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाना है, प्रभावशाली बनाना है, तो आपको साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। मैंने लास्ट में डिस्कस किया था आपके साथ जब मैं मनोविज्ञान की इंपॉर्टेंस पढ़ा रहा था टीचर के लिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, डी, ठीक है। फिर निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देखिए, एक तरफ बुक्स के नाम दिए और एक तरफ राइटर्स के नाम। तो याद कीजिए कि मैंने आपको बुक्स के नाम भी कुछ बताए थे, तो आपको दिख रहा होगा ऑप्शन बी एमिल मैंने बताया था कि रूसो की बुक है, ठीक है। और जो रिपब्लिक आपकी बुक है ये प्लेटो की बुक है। ये 2 बुक्स मैंने आपको बताई थी। बाकी जो संध्या विधि और द स्कूल एंड सोसाइटी, इसका जिक्र अभी नहीं हुआ है, कि आगे की क्लासों में मैं इसका जिक्र कर दूंगा। फिलहाल के लिए आप जान लीजिए जो संध्या विधि है वो दयानंद सरस्वती की बुक है, और जो आपका द स्कूल एंड सोसाइटी है ये जॉन डीवी की बुक है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका देख लीजिए, यूपी टेट नवंबर 2013 में पूछा गया है, और कल ही मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था 2 बुक्स के बारे में, एक आपका रिपब्लिक और एमिल, ठीक है। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं मेरे पढ़ाए हुए उससे। तो बिल्कुल आप भरोसा रखिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ 2-3 बुक्स से कंटेंट लेके मैंने ये नोट्स आपके तैयार करता हूँ, तो बिल्कुल आप भरोसा कर सकते हैं। जिन्हें नहीं भरोसा है वो जाके अपना पैसा फूंक सकते हैं दूसरी कोचिंग्स में, उन्हें कोई रोक भी नहीं सकता। फिर शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे है, मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन, या संचार माध्यमों का अध्ययन। सॉरी, किससे नहीं है, ठीक है। तो मैंने बताया था साइकोलॉजी में व्यवहार का अध्ययन करते हैं, साइकोलॉजी में आप बालक की मानसिक प्रक्रियाओं यानी उसके मेंटल लेवल का अध्ययन करते हैं, साइकोलॉजी में आप ये भी देखते हैं कि बच्चा किस तरह से सीख रहा है, उसके तरीकों का भी आप अध्ययन करते हैं कि आप किस किस तरह से बच्चों को सिखा सकते हैं।
चौथा, संचार माध्यमों का अध्ययन आप साइकोलॉजी में नहीं करते हैं। सर संचार माध्यम मतलब जैसे आपके जो कम्युनिकेशन के साधन है, जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, इन सब का साइकोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। फिर बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं। तो ध्यान कीजिए, मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट या स्पेशल होता है। हर बच्चा अपने आप में एक दूसरे से अलग होता है। उसका मेंटल लेवल, उसका फिजिकल लेवल, उसका मॉरल लेवल, सब कुछ अलग होता है। तो यानी कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। ये भी आपका सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है तो बालक, रिपीटेड क्वेश्चन है, फरवरी 2014 यूपी टेट में पूछा गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्यों? यह बच्चों को अनुशासित बनाने में सहायता करता है, परीक्षा में परिणाम में उन्नति होती है, या बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए सुविधाजनक तरीका है, या बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। तो देखिए, लगभग सारे ऑप्शन आपके साइकोलॉजी से रिलेट हो रहे हैं, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है? मैंने बताया था कि साइकोलॉजी में बिहेवियर यानी कि व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका वो डी होगा, कि जो हमारा बाल मनोविज्ञान है वो सबसे ज़्यादा हेल्प हमारी करता है कि बच्चों के व्यवहार को समझने में, कि उनका बिहेवियर कैसा है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, आपका यूपी टेट में पूछा हुआ है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था, या फिर गर्भावस्था से किशोरावस्था। तो मैंने आपको बताया था कि बाल मनोविज्ञान में आप गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। और ये भी क्वेश्चन देखिए 2016 यूपी टेट में पूछा हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन अभी पीछे ही बताया कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो इनको देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि मैं जो कंटेंट तैयार करके आपके लिए लेके आया हूँ लगभग उसी में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, कुछ 19-20 हो सकता है, क्योंकि देखिए कोच आपको सिर्फ टेक्निक सिखा सकता है, कभी कभी बाउंसर भी आ जाती है, तो उतना तो बैट्समैन को खुद ही सक्षम बनना पड़ेगा कि वो बाउंसर खेल सके। तो आप पढ़ते पढ़ते इतना फिलहाल सीख जाएंगे कि कुछ नया क्वेश्चन भी आ जाएगा तो आप उसको गेस करके जो है सही कर लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। जरा सा मैं फाइल खोल लेता हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वंशानुक्रम और वातावरण, हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक भी हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि वंशानुक्रम या हेरिडिटी आखिर है क्या, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कौन से ऐसे साइंटिस्ट्स थे जिन्होंने इसको लेके पहले कुछ अपनी थ्योरीज दी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का डिस्कशन हम करेंगे आपके साथ, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम वंशानुक्रम की बात करें तो जो वंशानुक्रम का आपको अध्ययन मिलता है वो अरस्तु और पाइथागोरस की फिलॉसफीज़ में मिलता है। जब आप अरस्तु और पाइथागोरस को पढ़ेंगे तो आपको ये देखेंगे आपकी सबसे पहले जो है उन्हीं लोगों ने वंशानुक्रम के बारे में पब्लिक को बताया। फिर 1865 यानी कि टाइम थोड़ा आगे बढ़ा, ऑस्ट्रिया देश के एक चर्च था, वहाँ पे एक पादरी थे ग्रेगर जॉन मेंडल। आपने हाई स्कूल वगैरह में इनके बारे में पढ़ा होगा कि इन्होंने मटर के पौधे पे कुछ प्रयोग किए थे। तो जो अनुवांशिकी का श्रेय दिया जाता है वो ग्रेगर जॉन मेंडल को ही दिया जाता है, ठीक है। तो आपको इनके बारे में याद क्या रखना है कि ये ऑस्ट्रिया देश से रिलेटेड थे। क्वेश्चन यूपी टेट में पूछा जा चुका है कि ग्रेगर जॉन मेंडल का संबंध है। 4 ऑप्शन आपको दे दिए थे, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया। तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रिया, कंफर्म करिए, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों अलग अलग कंट्रीज हैं, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया देश के ब्रून नामक शहर, ठीक है। तो इन्होंने आनुवंशिकी की नींव डाली थी। और क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है कि इन्होंने जो अपना प्रयोग किया वो किस पौधे पे किया, तो उद्यान मटर यानी कि बगीचे में जो मटर का पौधा लगाया था उस पे इन्होंने प्रयोग किया। इसका साइंटिफिक नाम आपसे पूछ सकता है, तो पाइसम सैटावाइम, ठीक है। तो पाइसम सैटावाइम जो इनका पौधे का नाम है जिस पे इन्होंने प्रयोग किया, इस पे भी क्वेश्चन बन चुका है।
देखिए मेरी जो पढ़ाने की टेक्निक है वो आपको पता होगा, मैं साथ साथ में ये भी बताता चलता हूँ कि क्वेश्चन जो है वो कैसा आया था और कैसा बन सकता है, और ये चीज़ जिसने सीख ली तो उसका बेड़ा तो पार हो जाना है बिल्कुल 101%। ठीक है, उसको फिर पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, फिर अब बात कर लेते हैं कि इनकी बुक कौन सी थी। तो इनकी जो बुक थी वो एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून। ठीक है, इस बुक में इनका जो सिद्धांत तथा प्रिंसिपल था वो छापा गया था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये बुक आपको दे सकता है और पूछ सकता है इसका रिलेशन किससे है। तो आपको याद रखना है ब्रून, आप याद कर लीजिए, क्योंकि ब्रून अभी मैंने बताया जो ब्रून शहर है वो ऑस्ट्रिया से रिलेटेड है, और ऑस्ट्रिया किससे रिलेटेड है, ग्रेगर जॉन मेंडल से। तो ब्रून देख के आप याद कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए स्टार्टिंग में क्या हुआ था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो फिलॉसफीज दी थी उनको मान्यता नहीं मिली थी। ठीक है, ज्वेलसी आप समझ सकते हैं हर जगह सोसाइटी में होती है, एक दूसरे से लोग जलते हैं, एक दूसरे की प्रोग्रेस से जलते हैं। तो वैसे साइंटिस्ट्स में होता था कि एक दूसरे की प्रोग्रेस से बहुत जलते थे, हमेशा एक दूसरे के सिद्धांत को गलत प्रूफ करने पे लगे रहते थे। तो मेंडल के साथ में भी यही हुआ, लेकिन इनकी किस्मत अच्छी थी कि आगे कुछ साइंटिस्ट आए जिन्होंने इनके सिद्धांत से एग्री किया और इनके सिद्धांत को वो प्लेस दिलाया जो वास्तव में मिलना चाहिए था। ठीक है, तो 34 साल बाद ह्यूगो डी ब्रीज, ठीक है, ह्यूगो डी ब्रीज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इन्होंने म्यूटेशन का सिद्धांत दिया था, यानी कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत। इनका कहना था जो स्पीसीज या जातियां होती हैं वो अपने आप में कुछ चेंजमेंट करती रहती हैं, म्यूटेशन करती रहती हैं, अपने आप को बदलती रहती हैं। जैसे कि अभी कोरोना वायरस फैला था तो आपने देखा होगा कि न्यूज़ में चल रहा था कि कोरोना वायरस अपने आप को म्यूटेट कर रहा है, अपना रूप बदल रहा है। तो ये सिद्धांत दिया था ह्यूगो डी ब्रीज ने, इसको बोलते हैं उत्परिवर्तन का सिद्धांत, कि जो लक्षण होते हैं वो धीरे धीरे म्यूटेट होते जाते हैं, वो परिवर्तित होते जाते हैं। ठीक है, फिर तो ह्यूगो डी ब्रीज जो थे वो हॉलैंड से रिलेटेड थे, और एक वैज्ञानिक आप थे कार्ल कॉरेंस, ये जर्मनी से रिलेटेड थे। इन्होंने कुछ प्रयास किया कि ग्रेगर जॉन मेंडल को जो स्थान मिलना चाहिए वो दिलाया जा सके, और बेशक मिला वो स्थान उनको, और फिर अनुवांशिकी के पिता कहे जाने लगे ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, और ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाने लगा, वंशानुगत नियम का जनक या अनुवांशिकी के पिता, जनक का मतलब पिता। ठीक, उसके बाद अनुवांशिकता की बात कर लेते हैं कि अनुवांशिकता का तात्पर्य क्या है। तो अनुवांशिकता से तात्पर्य है कि आपके जो शारीरिक और मानसिक गुण हैं उनका संचरण होता है, किसके माध्यम से, जीन के माध्यम से। हमने डीएनए आरएनए पढ़ा है, तो डीएनए में एक पार्ट होता है आपका जीन। ठीक है, तो जीन से ही जो आपके गुण होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं माता पिता से बच्चों में, और कहीं ना कहीं इन गुणों का बच्चों पे असर पड़ता है। इसीलिए हमको अनुवांशिकी के बारे में पढ़ना है, क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो हो सकता है उसके अंदर कुछ आदतें ऐसी हों जो उसके माता पिता से उसको मिली हों और आपको पढ़ाने में दिक्कत हो रही हो उन आदतों की वजह से। इसलिए आपको अनुवांशिकी का अध्ययन जो है करना है। तो अनुवांशिकी का मतलब क्या है, अनुवांशिकी का मतलब है कि माता पिता से बच्चों में जो गुण ट्रांसफ़र होते हैं वही अनुवांशिकी है, या जेनेटिक्स, इंग्लिश में हम बोल सकते हैं जेनेटिक्स। फिर वातावरण का तात्पर्य क्या है, देखिए वातावरण या पर्यावरण लगभग सेम चीज़ है। पर्यावरण जो आपका है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो परि और एक आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब होता है ढका जाने वाला। मतलब इंसान अपने चारों ओर जिन चीज़ों से ढका हुआ है वही उसका वातावरण, इन्वायरमेंट या पर्यावरण कहलाएगा। ठीक है, फिर और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए और आगे बढ़ते हैं कि जो वातावरण है उसमें हम वही चीज़ें शामिल करेंगे जो इंसान पे किसी ना किसी तरह से प्रभाव डालेंगी या इफ़ेक्ट डालेंगी। वो चीज़ें जो आप पे इफ़ेक्ट नहीं डालती हैं वो बच्चे के वातावरण में शामिल नहीं होंगी। सपोज दैट आप एक मोहल्ले में रहते हैं और उस मोहल्ले में एक चाय वाला चाय बेचता है, तो अगर उस चाय वाले से आपका कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई इफ़ेक्ट आप पे नहीं पड़ रहा है, तो वो चीज़ आपके इन्वायरमेंट में शामिल नहीं होगी। लेकिन अगर उसी चाय वाले के यहाँ आप डेली चाय पीते हैं, आपका उससे कुछ इकोनॉमिक रिलेशन है, आप उसको पैसे देते हैं, उससे उसके घर का गुजारा चलता है, बदले में आपको चाय देता है, मतलब कुछ इफ़ेक्ट उसका होने का कुछ इफ़ेक्ट आप पे पड़ रहा है। एक दिन उसने चाय की दुकान नहीं लगाई तो अब आप सोच रहे हैं कि चाय कहाँ पी जाए, मतलब प्रभाव पड़ा। तो ऐसी स्थिति में वो आपके इन्वायरमेंट में शामिल माना जाएगा। तो ये बात आपको क्लियर रखनी है, इन्वायरमेंट में वही चीज़ें शामिल होंगी जो आप पे इफ़ेक्ट डालेंगी। अब देखिए जो बच्चे का व्यवहार होगा,
वो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों पे डिपेंड होगा। ठीक है, जो गुण उसको बच्चे से माता पिता से मिले हैं और जो उसने अपने आसपास के वातावरण में सीखा है, वही चीज़ें आपको उसके बिहेवियर में, बच्चे के बिहेवियर में देखने को मिलेंगी। सपोज दैट जैसे कि किसी के मम्मी पापा के आंखों का रंग ब्लू है, तो हो सकता है उसके बच्चे की आंखों का रंग भी ब्लू हो जाए, या चलने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, उच्चारण करने का स्टाइल, ये भी उसको आनुवांशिकता से मिल सकता है। ठीक है, और मान लीजिए बच्चा एक गंदे वातावरण में रह रहा है, ऐसे वातावरण में रह रहा है जहाँ पे डेली गाली गलौज होता है, तो आपको बच्चे के बिहेवियर में वही चीज़ें देखने को मिलेंगी कि वो उच्चारण अपने माता पिता की तरह कर रहा है और गाली बक रहा है, क्योंकि वो जिस माहौल में रहता है वहाँ गाली दी जाती है। तो इसीलिए आपको वातावरण का अध्ययन भी करना है, क्योंकि वातावरण में जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं आपके जो बच्चा है उसके बिहेवियर पे इफ़ेक्ट डालती हैं। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? होप क्लियर होगा। मैं लाइव तो हूँ नहीं जो आपसे इंटरेक्ट कर सकूँ डायरेक्टली। जैसे जैसे चैनल हमारा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे लाइव आने की कोशिश भी की जाएगी, तब प्रयास होगा कि डायरेक्टली इंटरेक्ट किया जा सके और चीज़ें जो है अच्छे से और हो पाएंगी। उसके बाद फिर जो आपकी आनुवांशिकता है वो भी व्यवहार का रचना तंत्र का निर्माण करती है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो चीज़ें बच्चे को अपने माता पिता से या पेरेंट्स से मिलेंगी वो कहीं ना कहीं उसके बिहेवियर पे वो इफ़ेक्ट डालेंगी। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। फिर आगे चलते हैं तो जो मानव का विकास होता है उसमें दो चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, एक तो आपका वंशानुक्रम और एक आपका वातावरण। देखिए, वंशानुक्रम क्या होता है? जन्मजात होता है, ठीक है, या प्रकृतिजन्य होता है। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि वंशानुक्रम होता है जन्मजात या अर्जित। तो याद रखिए, जो वंशानुक्रम होगा वो जन्मजात होगा। आप जब जन्म लेंगे तभी कुछ चीज़ें आपके माता पिता से आपके अंदर ट्रांसफ़र हो चुकी होंगी, यानी कि वो चीज़ें आपने यहाँ अर्जित नहीं की हैं, वो आपको जन्मजात मिली हैं, बाय बर्थ मिली हैं। ठीक है, और वातावरण कैसा होता है? वातावरण आपका होता है अर्जित या पोषण आधारित, यानी कि वातावरण में जो चीज़ें होंगी वो आप अर्न करेंगे, वातावरण से सीखेंगे। ठीक है, या पोषण आपका जैसा पालन पोषण होगा वैसे ही आपका बिहेवियर होगा, यानी कि जो आपका वातावरण होता है वो अर्जित और पोषण पर आधारित होता है। ठीक, अब आपके जो साइंटिस्ट होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ये किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं जो जैविक मनोवैज्ञानिक हैं, यानी कि बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी को। ठीक है, और आपके जो वातावरणवादी हैं जैसे कि रूसो हो गया, प्लेटो हो गए, ये सब महत्व देते हैं इन्वायरमेंट को। ठीक, ये इन्वायरमेंट को ज़्यादा महत्व देते हैं। इनका कहना है कि अगर आपको बच्चे को सिखाना है तो आपको उसके इन्वायरमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। और जो आपके जैव वैज्ञानिक हैं वो क्या कहते हैं कि अगर माता पिता में गुण होंगे तो बच्चे में भी आएंगे। ठीक, क्लियर? उसके बाद जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक हैं, जो मॉडर्न एरा के हैं, वो क्या कहते हैं? वो दोनों चीज़ों को जिम्मेदार मानते हैं। वो वंशानुक्रम को भी जिम्मेदार मानते हैं और वातावरण को भी जिम्मेदार मानते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे के बिहेवियर में इन दोनों का योगदान है। ठीक है, फिर वुडवर्थ महाशय, देखिए वुडवर्थ जी को जो महाशय हैं, इनके कथन जरा सा थोड़ा आप लोग फोकस करके पढ़िएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं और इन पे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो वुडवर्थ ने क्या कहा? वुडवर्थ ने कहा कि हर बीज में वृक्ष बनने की संभावना होती है, कि आप एक बीज बो रहे हैं तो संभावना हर बीज में होगी कि वो पेड़ बन जाए, लेकिन फ्रूट्स किस पे डिपेंड करेंगे? इन्वायरमेंट पे। अगर आप पेड़ का पालन पोषण अच्छे तरह से करेंगे तो आपको अच्छे फल मिलेंगे, अच्छे से खाद डालेंगे, पानी लगाएंगे तो अच्छे फ्रूट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपका पेड़ ही कुपोषण का शिकार हो गया, मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया, तो आपको फल भी जो है वो अच्छे नहीं मिलेंगे, फ्रूट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। तो वुडवर्थ का क्या कहना है कि हर बीज में संभावना, यानी कि हर बच्चे में संभावना है कि वो आगे चल के आइंस्टीन बन सके। ठीक है, लेकिन डिपेंड किस पे करता है? उसके पालन पोषण पे, उसके न्यूट्रिशन पे, कि आप किस तरह की इन्वायरमेंट में उसको रख रहे हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर करके चलना है। फिर वीएन झा हमारे इंडिया के साइकोलॉजिस्ट हैं, इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि वंशानुक्रम जो होता है वो जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग होता है, यानी कि आपको जितने भी बाई बर्थ क्वालिटीज़ मिली हैं वही आपका वंशानुक्रम है। ठीक, ये कहना है हमारे वीएन झा साहब का। उसके बाद आगे चलते हैं। वंशानुक्रम एक अमूर्त तथा जैविकी दृष्टि से अत्यंत जटिल धारणा है, यानी कि
वंशानुक्रम जो है आपका अब्स्ट्रैक्ट है। अमूर्त मतलब जो चीज़ें हमको दिखती नहीं है, और मूर्त का मतलब जो चीज़ें हमें सामने दिखती हैं। ठीक है, तो वंशानुक्रम आप देख नहीं सकते। बच्चा पैदा होगा तो आप उसको देख के बता नहीं सकते अच्छा इसके अंदर ये गुण आ चुके हैं और इसका बिहेवियर ऐसा होगा। वो धीरे धीरे आपको पता चलेगा जैसे जैसे वो बड़ा होगा। तो यानी वंशानुक्रम कैसा होता है? अमूर्त होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वंशानुक्रम है, 4 ऑप्शन दे देगा, मूर्त, अमूर्त। तो आपको याद रखना है वंशानुक्रम कैसा है? अमूर्त है, अब्स्ट्रैक्ट है। उसके बाद वंशानुक्रम के कुछ नियम हैं। तो देखिए ये नियम की आपको डिफिनीशन में नहीं जाना है, बस इतना याद रख लीजिए कि ये नियम होते हैं। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, 4 नियम दे देगा, उसमें से एक नियम नहीं होगा और आपसे पूछ देगा कि निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। तो ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए इसको, बस ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो कौन कौन से नियम है? अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, समानता का नियम, बीज कोश की निरंतरता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, चयनित गुणों का सिद्धांत, मातृ व पितृपक्ष का नियम और संयोग का नियम। ठीक, ये सारे नियम है, बस इतना याद रख लीजिए कि वंशानुक्रम के ये नियम होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर विकासवादी सिद्धांत किसने दिया था? लैमार्क ने सबसे पहले। तो लैमार्क ने क्या कहा? लैमार्क ने कहा कि माता पिता से लक्षण जो होते हैं वो बच्चों से ट्रांसफर होते हैं, फिजिकल लक्षण। ठीक, कि मतलब आप अपने जीवन में जो भी अर्जित करेंगे तो आपकी संतान में भी वही ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वो जिराफ और घोड़े वाला, कि पहले छोटे होते थे, ठीक है, और धीरे धीरे बाद में कैसे होने लगे? लंबे होने लगे। मतलब जो लंबे गर्दन का गुण था वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र होने लगा। लेकिन आगे चल के डार्विन आया, डार्विन ने सिद्धांत को गलत सिद्ध कर दिया। डार्विन ने क्या दिया? योग्यतम की उत्तरजीविता, यानी कि जो डिजर्व करेगा वही जिंदा रहेगा। डार्विन ने ऐसा कहा। डार्विन ने कहा कि जिराफ छोटी गर्दन वाले भी थे, बड़ी गर्दन वाले भी थे। छोटी गर्दन वाले मर गए क्योंकि ज़मीन का खाना ख़त्म हो गया, और बड़ी गर्दन जिनकी थी वो ऊपर का भी खाना खा सकते थे, इसलिए वो जिंदा बच गए। ठीक, यानी जो लैमार्क का सिद्धांत था वो फिलहाल फेल हो चुका है, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि पहले जो विकासवादी सिद्धांत के जनक थे वो कौन थे? लैमार्क थे। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद वंश सूत्र या क्रोमोसोम की थोड़ी बात कर लेते हैं। क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं, या 23 जोड़ी, 23 पेयर होते हैं, ये हमें पता है। एक्स जो होते हैं, एक्स वंश सूत्र यानी एक्स क्रोमोसोम, वो लंबे होते हैं, छड़ी के आकार के होते हैं। और वाई वंश सूत्र यानी कि वाई क्रोमोसोम जो होते हैं वो छोटे और गोल होते हैं। माता में यानी कि फीमेल में एक्स होंगे और पिता में एक्स और वाई दोनों होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बालक और बालिका का निर्धारण कैसे होता है। तो जब एक्स एक्स मिलेंगे तो लड़की होगी और एक्स वाई मिलेंगे तो लड़का होगा। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। हालांकि बहुत बेसिक सी चीज़ है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लीजिए। फिर क्रोमोसोम में ही एक विशेष संरचना होती है जिसको जीन बोलते हैं। जीन से ही आपके गुण ट्रांसफर होते हैं, मैंने पीछे बताया। फिर जीन्स में 2 जैविक अणु होते हैं, एक तो आपका डीएनए और आरएनए। डीएनए आरएनए में आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए का और राइबो न्यूक्लिक एसिड आरएनए का। फिर बात कर लेते हैं कुछ रोगों की, रोग भी पूछ लेता है, जैसे आपका वर्णांधता और हीमोफोलिया। ठीक है, ये क्या है? ये आपके जेनेटिक बीमारियां, यानी कि ये ट्रांसफ़र होती हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में। वर्णांधता में क्या होता है? आप हरे और लाल रंग में भेद नहीं कर पाते हैं, डिफरेंस नहीं कर पाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे रंगों पे लेके पूछ सकता है कि वर्णांधता में कौन कौन से रंग में इंसान भेद नहीं कर पाता है। नारंगी, नीला, पीला, हरा, गुलाबी सब ऑप्शन में दे देगा, तो आपको याद रखना है लाल और पीला। फिर इसका एक दूसरा नाम भी है प्रोटीन दोष या डाल्टोनिज्म। ये भी आपको नाम याद रखना है, कंफ्यूज करने के लिए ये दोनों नाम भी दे सकता है। तो ये कंटेंट में मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, अब डिपेंड करता है आप पे, आप कैसे पढ़ते हैं, आप कैसे चीज़ों को लेते हैं। ठीक है ना। फिर अब देखिए एक बात, जो मान लीजिए एक बच्चा है, उससे वर्णांधता है, उसने शिक्षा ली, ठीक है, जब वो बड़ा हुआ तो उसको दिक्कत क्या आएगी? वो ना डिज़ाइनर बन पाएगा, ना रेल चला पाएगा, ना जहाज़ चला पाएगा। तो यानी कि जो आपकी जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकता है, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट बच्चे पे पड़ा कि नहीं पड़ा। तो इसीलिए आपको आनुवांशिकता पढ़नी है, समझ रहे हैं ना आप बात। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो वर्णांधता का वर्णन सबसे पहले किसने किया था? हॉर्नर ने, ये भी आपको याद रखना है। फिर हीमोफीलिया एक रोग होता है। हीमोफीलिया क्या होता है? इसमें क्या होता है कि आपके चोट लगने पे रक्त का थक्का नहीं जमता है और आपका ब्लड जो होता है वो कॉन्टीन्यूसली बहता रहता है और आप इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है ना। ऐसे क्या होता है, एवरेज 28 मिनट में थक्का जम जाता है, खून बहना अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन हीमोफीलिया जिसको होता है, उसमें क्या होता है, हीमोफीलिया में होता है कि रक्त का थक्का जमता ही नहीं है
और इंसान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, एक जेनेटिक बीमारी है। सबसे पहले ये हुई थी महारानी विक्टोरिया के वंशजों में। ठीक है ना, तो ये बात आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कि शिक्षा जगत में वंशानुक्रम और वातावरण का महत्व क्या है। तो देखिए, आपका जो बच्चे का बिहेवियर होगा वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पे डिपेंड होगा, दोनों का सम होगा। यानी कि बच्चे ने जो अपने माता पिता पेरेंट्स से प्राप्त किया है या उसने जो इन्वायरमेंट में सीखा है वही उसके बिहेवियर में आपको दिखेगा। मैंने एग्जांपल आपको दिया था कि सपोज दैट बच्चा ऐसे माहौल में रहता है जहाँ पे खूब गाली बकी जाती है, तो पता लगा बच्चा क्लास में बैठ के दिन भर गाली बक रहा है। ठीक है, तो उसके बिहेवियर में चीज़ें आ जाएंगी क्योंकि वो उस वातावरण में रह रहा है। और बच्चा मान लीजिए हकलाता है, जल्दी जल्दी बोलता है, तो हो सकता है ये चीज़ें उसको अपने वंशानुगत हो, यानी कि माता पिता से मिली हो। ठीक है, तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है कि जब बालक डेवलपमेंट कर रहा होगा तो अगर हमें साइकोलॉजी का ज्ञान होगा तो हम उसी टाइम पता लगा लेंगे कि इसमें ये कमियां हैं और ये आगे चल के दिक्कत करेंगी, तो हम उन कमियों पे तभी से फोकस करने लगते हैं। दैट्स वाई वी शुड स्टडी अबाउट साइकोलॉजी। यही रीज़न है कि हमें साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना चाहिए एज अ टीचर, और यही यूपी टेट और सी टेट का आयोग आपसे एक्सपेक्ट करता है कि इन चीज़ों का नॉलेज आपको होना चाहिए। ठीक है ना, यूपी टेट और सी टेट में तो मतलब यूपी टेट में तब भी इतना नहीं, लेकिन सी टेट में तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है। वहाँ पे आपसे फैक्ट वगैरह नहीं पूछेगा, ये सब नहीं पूछेगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ऑस्ट्रिया से थे कि नहीं थे, वो सीधे एप्लीकेशन पूछेगा। ठीक है ना, और जब आप केवी वगैरह का इंटरव्यू देने जाएंगे, अब तो खैर इंटरव्यू होता नहीं है, लेकिन इंटरव्यू देने जाएंगे, शायद होता है इंटरव्यू, ठीक है, क्लियर नहीं है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो जब इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे यही सब पूछेंगे, एप्लीकेशन, वो आप पैनल जो होगा वो देखेगा कि आपको साइकोलॉजी आती है कि नहीं, आप बच्चों को पढ़ा पाएंगे कि नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए आप चीज़ों को क्लियर करते चलिए। फिर क्या आगे, पारिवारिक वातावरण के ही फलस्वरूप बच्चे के व्यवहार तथा आचार विचार में अंतर दिखाई देता है। अब देखिए, बच्चे का सबसे पहला जो टीचर होता है वो उसका परिवार होता है। यानी कि बच्चा का सबसे पहला जो सोशलाइजेशन या समाजीकरण होता है वो परिवार से होता है। परिवार में वो चीज़ें सीखता है। ठीक है, माता पिता को देखता है, दादा दादी को देखता है कि कैसे वो लोग मिलजुल के रह रहे हैं, कैसे एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें वहीं से सीखता है। तो यानी जो माता पिता के विचार होंगे, थॉट्स होंगे, वो कहीं ना कहीं बच्चे पे इफ़ेक्ट डालेंगे। बहुत ही अच्छा एग्जांपल आप समझिए, पॉलिटिक्स को लेकर समझ लेते हैं। जैसे दो विशेष तरह की जातियां आप ले लीजिए। आजकल तो आपको पता होगा हर जाति की अलग पार्टी है। एक विशेष जाति की पार्टी समाजवादी पार्टी है, एक विशेष जाति की पार्टी भाजपा है, एक विशेष जाति वाले लोग वो ओवैसी की पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो अब देखिए, बच्चा जब पैदा हुआ तो उसको ना पता है समाजवादी पार्टी क्या है, ना उसको पता है भाजपा क्या है, ना उसको पता है कि आपका ओवैसी की पार्टी कौन सी है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, डेवलप होगा, उसका माइंड थोड़ा सा एक्टिव होगा, वो माता पिता की बातों को सुनेगा। ठीक है ना, और धीरे धीरे वो भी सीख जाएगा कि मेरी पार्टी भी भाजपा है, या मेरी पार्टी भी समाजवादी पार्टी है, या मेरी पार्टी भी ओवैसी की पार्टी है। यानी कि जो आपके पेरेंट्स का थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों पे उन्होंने इफेक्ट डाला। ठीक है, तो बच्चा बिना सही गलत का फैसला लिए ये मान जाएगा कि मुझे किस पार्टी को वोट देना है, उसी को वो स्टेटस लगाता रहेगा। कब तक? जब तक उसका मेंटल डेवलप नहीं हो जाएगा, वो सही गलत का फैसला करना नहीं सीख जाएगा, तब तक वो यही गाना गाता रहेगा कि मेरी पार्टी कमल वाली, मेरी पार्टी साइकिल वाली। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके माता पिता के गुण हैं, विचार हैं, थॉट्स हैं, उनका कहीं ना कहीं बच्चों पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो यानी कि जो पहला सोशलाइजेशन होता है बच्चे का कहाँ पे होता है? परिवार में। फिर और हम क्या करते हैं, आप एक बच्चा ऐसा लीजिए, आप उसको सोसाइटी से अलग कर दीजिए, आप उसको जंगल में छोड़ आइए, जैसे मोगली मूवी सबने देखी होगी। तो ऐसे बच्चों में क्या होगा कि ह्यूमन वाले गुण थोड़ा सा कम डेवलप हो पाएंगे, मानवीय गुण नहीं डेवलप होंगे। ठीक है, उसके अंदर दया नहीं होगी, सहानुभूति के गुण हो सकता है ना हो सकता है ईमानदारी ना डेवलप हो पाए, क्योंकि ये सब चीज़ें बच्चा तभी सीखता है जब अपने वातावरण में चीज़ें देखता है। ठीक, फिर विद्यालय जो होता है वो सेकंड प्लेस होता है सोशलाइजेशन का, सामाजिकरण का। तो बच्चा जब विद्यालय में जाता है तो वहाँ पे उसका मेंटल डेवलपमेंट होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है, वहाँ पे वो सामाजिकरण सीखता है। वो बच्चों के साथ बैठता है, लंच शेयर करता है, बातें शेयर करता है, ठीक है, माल कुटैया भी कर देता है। तो वहाँ पे क्या करता है? सामाजिकरण वो सीखता है कि कैसे ग्रुप बना के रहना है,
कैसे लंच शेयर करना है, कैसे एक दूसरे की होमवर्क में हेल्प करनी है, कैसे कोई पेंसिल नहीं लाया तो उसको पेंसिल देके उसकी हेल्प कर दी। तो पहला कहाँ पे सीखेगा? फैमिली में। दूसरा कहाँ पे सीखेगा? आपका स्कूल में। ठीक है। फिर थर्ड, फिर विद्यालय में क्या होता है? प्रतियोगिता भी होती हैं। प्रतियोगिता भी हेल्प करती हैं बच्चे को सोशलाइजेशन में, क्योंकि प्रतियोगिता, जब बच्चा प्रतियोगिता में जाता है तो उसके अंदर ये चीज़ होती है कि किसी तरह से मुझे फर्स्ट प्लेस लाना है, तो अपने आप को और बेटर करने की वो कोशिश करता है कि किसी भी तरह से उसका फर्स्ट प्लेस आ जाए। ठीक है ना। तो यानी कि ये चीज़ें जो आपका विद्यालय हो गया, समाज हो गया, परिवार हो गया, वो बच्चे के इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट डालती हैं। सबसे पहले कौन इफ़ेक्ट डालता है? फैमिली, आपको याद रखना है। दूसरा आपका विद्यालय, और तीसरा आपका सोसाइटी। ठीक है। फिर चौथा आपका क्या है? संचार माध्यम। यानी कि आजकल के ज़माने में आप देख रहे हैं कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब पे बच्चे बहुत एक्टिव हैं। ठीक है ना। तो यहाँ से भी वो बहुत सीखने लगे हैं आज के ज़माने में। यानी मॉडर्न एरा में आप पाएंगे तो बच्चे के इन्वायरमेंट पे आपके जो कम्युनिकेशन या सोशल मीडिया वगैरह हैं, ये भी बहुत इफेक्ट डालती हैं। तो अगर ये भी ऑप्शन में आपको मिलेगा तो आपको इस पर भी थोड़ा सा विचार करना है, क्योंकि ये भी बच्चे के इन्वायरमेंट पे इफेक्ट डालता है। ठीक है। फिर चलिए बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इससे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं पूरी तो आप अपने मन में आंसर को सोचने की कोशिश करिए। ग्रेगर जॉन मेंडल कहाँ के निवासी थे? 2 सेकंड का टाइम ले लीजिए, फिर मैं आंसर बोल दूंगा। और ये क्वेश्चन जो है वो यूपी टेट में आपका पूछा गया है। तो मैंने पीछे बताया ना कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर के। ठीक है ना। फिर ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकता का सिद्धांत किस पौधे पर उन्होंने ट्राई किया? तो मैंने बताया था उद्यान मटर। ठीक है। साइंटिफिक नाम भी मैंने आपको बताया था, वो आप लोग याद करिए। ठीक है। फिर लड़कियों की तुलना में लड़कों का जन्म अधिक क्यों होता है? ये मैंने आपसे नहीं डिस्कस किया, डिस्कस कर देता हूँ। इसका रीज़न जो आप देंगे वो ये होगा कि जो वाई क्रोमोसोम होता है वो थोड़ा सा हल्का होता है एक्स क्रोमोसोम की तुलना में, इस वजह से लड़कियों का जो है जन्म वो लड़कों के अपेक्षा कम होता है। फिर विकास सिद्धांतवाद का समर्थक कौन था? लैमार्क, मैंने बताया। वंशानुगत सिद्धांत का जनक कौन था? तो कौन थे? ग्रेगर जॉन मेंडल। मैंने बताया कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो हैं उनको आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। फिर बीज में वृक्ष बनने की संभावना रहती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसका विकास स्तर निश्चित होता है। ये किसका मत है? तो मैंने बताया था ये वुडवर्थ महाशय का मत है। और वुडवर्थ महाशय जो आपके हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनके कथन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ के चलिए। तो दोस्तों ये था आज आपका दूसरा टॉपिक। यही कोई आपके अभी 14-15 टॉपिक और होंगे, यानी कि मैं 14-15 वीडियो और डालूंगा CDP की। उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दूंगा। तो आपके ये मान के चलिए, गारंटी है 100% कि CDP में आप 30 में 26-27 अच्छे से स्कोर कर देंगे बहुत ईजिली, अगर आप मेरा पूरा वीडियो देख रहे हैं। बाकी आपको नहीं ट्रस्ट है तो कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, आप जाइए, बड़ी बड़ी कोचिंग्स खुली हुई हैं, वहाँ पे पैसा फूकिए। ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक को लेके आएंगे, या जो आपका अगला टॉपिक है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।